नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश भटनागर। एक गीत है, हम भी हैं तुम भी हैं, दोनों हैं आमने सामने। मुकाबले की इसी मुद्रा में राज्य में भाजपा की सरकार और प्रमुख विपक्ष यानी कांग्रेस आ गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र में एक दूसरे पर हावी होने की दोनों ही तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सोमवार रात तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी विधायक दल की बैठकें चली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज की गड़बड़ियां निकालकर विपक्ष के हमलों की धार कमजोर की जाए। इधर नाथ ने पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य सामानों की कीमत में भारी वृद्धि और सीधी बस हादसे जैसे मुद्दे गिनाते हुए विधायकों से कहा कि वे सरकार की तगड़ी घेराबंदी में कोई कसर नहीं उठा रखें। मुख्य विपक्ष विधानसभा में देश के किसान आंदोलन के मृतकों को श्रद्धांजलि देने की मांग उठाकर पहले ही एक मुद्दा आगे बढ़ा चुका है। अब बुधवार से वह और अधिक ताकत के साथ ऑफेंसिव होने की तैयारी में है। तैयार तो खैर सरकार भी है। शिवराज ने कल विधायकों से जो कहा उससे पहले भी पार्टी की तरफ से कई बार यह साफ किया जा चुका है कि विपक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई चूक नहीं की जाएगी। बजट सत्र के पहले और दूसरे दिन क्योंकि किसी किस्म की चर्चा या सवाल जवाब की नौबत नहीं आई, इसलिए सदन में शांति ही दिखी। मगर बुधवार से नज़ारा पूरी तरह बदलना तय है। जैसे जैसे राजधानी के मौसम में गर्मी घुलती जा रही है, वैसे वैसे ही कल से विधानसभा के माहौल में गर्माहट का क्रम भी बढ़ता ही जाएगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इस साल का बजट आने में तो अभी समय है, लेकिन हिसाब किताब चुकता करने का काम अभी से जमकर चल रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच एक आरोप के जवाब में कई प्रत्यारोप की तैयारियां हो चुकी हैं। आरोपों की मिसाइल केवल पलटवार के लिए तैयार नहीं की गई है, बल्कि उन मुद्दों की बारूद को भी सुलगाए जाने का बंदोबस्त हुआ है जो सामने वाले पक्ष की किलेबंदी को ध्वस्त कर सके। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की यूथ विंग सरकार पर तमाम गलत आरोप लगा रही है। शिवराज ने विधायकों से कहा कि वे कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की गड़बड़ियां निकालकर ऐसे आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दे। तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी कांग्रेस विधायकों को आक्रामक होने के टिप्स दिए, उन्हें मुद्दे गिनाए, ताकीद की कि विधायक सदन की हर बैठक में शामिल हो और सरकार को घेरने का कोई भी मौका न गंवाए। अब बुधवार को इसके बाद होने वाली बैठक ही ये बताएगी कि कौन किस पर भारी पड़ा है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान। जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। कोरोना काल के बाद जैसे लोग परेशान हुए, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, किसानों का मामला जो ऋण माफी इन्होंने रोक दी है, जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों में दुष्कर्म हो रहे हैं उसके मामले हैं, और डीजल पेट्रोल के जो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ये सब मुद्दे रहेंगे जो जनहित के मामले। उपाध्यक्ष के लिए मांग करेंगे और ये बात करेंगे उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जाए, ये बात करेंगे। अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो लड़ाया जाए। विशेष बात यही है कि हम सब मिलकर जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे सदन के अंदर। आज आप जानते हैं, चाहे विषय महंगाई हो या फिर किसान की पीड़ा हो, इन सब मुद्दों को हम हाईलाइट करेंगे और विशेषकर जो पिछले 10 महीनों में भाजपा की खरीदी हुई सरकार की सब विफलताएं हैं, उनको भी उजागर करेंगे। उनके घेरने के दौर तरीके हम जानते हैं, पर वो खुद घिरे गिराए हैं, अब दूसरों को क्या घेरेंगे। कल साइकिल पे आए थे, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। तो पहले मैं विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि साइकिल चलाने के प्रैक्टिस करें, साइकिल पे आने के ढोंग ना करें। देखिए, स्वाभाविक है 15 महीनों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया है वो खुलकर सामने आया है।
तमाम एजेंसी जिस पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन और भी कहीं जांच पड़ताल की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर उनकी एजेंसी जांच करेंगी और जहां जिनको आरोपी हैं उनको निश्चित तौर पर प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की इन चौथी बार जो शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तेजी से विकास के काम चले हैं। अब कांग्रेस सदन में जिस प्रकार की भूमिका लेगी ले। भारतीय जनता पार्टी हर एक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, हर एक मामले में जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास में छिपाने के लिए नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए विधानसभा में क्या होने वाला है इसका विश्लेषण करते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। रत्नाकर जी, पहला सवाल मैं आप ही के पास आऊँगा। यह सही है कि 3 कार्यकाल के मुकाबले या चौथी बार जब शिवराज सिंह चौहान सरकार में है तो विपक्ष की एक बड़ी तादाद उनके सामने मौजूद है, लेकिन क्या विपक्ष उतना प्रभावी है? क्या उसके पास कुशल वक्ता हैं सदन में घेरने के लिए? जो बोलने का स्टेमिना हाउस के अंदर चाहिए सरकार को घेरने के लिए, आमतौर पे हमें वो कांग्रेस के अंदर कम ही नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने पिछले 15 सालों में 40 मिनट भी सरकार के ऊपर हमला किया हो। क्या लगता है इस बार जब तादाद ज़्यादा है, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन के अंदर अच्छी भली तादाद है, युवाओं का अच्छी संख्या कांग्रेस के पास है, क्या वो सरकार को सदन में घेर पाएंगे? प्रकाश जी, मेरे ख्याल से एक बात कही जाती है कि भीड़ को गिनना यानी मुंडियां गिनने में कोई मतलब नहीं है। केवल ही देखना है कि जो मुंडियां आप गिन रहे हैं उनके भीतर कितना दिमाग है, कितनी उनके अंदर ताकत है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से संख्या बल उसका बढ़ा है, बावजूद उसके जो वैचारिक जो थिंक टैंक जैसी स्थिति आनी चाहिए, जो आक्रामकता आनी चाहिए, उन चीजों का उस पार्टी के भीतर नितांत रूप से अभाव दिख रहा है। इस बात का जिक्र भी हो चुका है कि चौधरी राकेश सिंह जैसे धाकड़ नेता अब जबकि इस पार्टी में नहीं है। और अब अगर हम कमलनाथ की भी बात करते हैं तो उनका स्टैंड आप देखिए तमाम मसलों पर। जो हमने विधानसभा चुनाव देखा था, जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों के, कमलनाथ भले गुस्से से भरे हुए थे, भले आक्रामकता से भरे हुए थे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार 15 महीने में चली जाने की तिलमिलाहट से भरी हुई थी, बावजूद उसके आक्रामकता का वो पुट ये पार्टी नहीं ला सकी थी जिससे कि शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी को पूरी ताकत से घेरा जा सके, चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कमजोर किया जा सके। तो कांग्रेस तो वही है, तमाम उसके लोग वही हैं। और बीजेपी की जहां तक हम बात करते तो साफ नजर आता है कि शिवराज सिंह चौहान से लेके नरोत्तम मिश्रा हो गए, अरविंद भदौरिया हो गए और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बोलने के मामले में, घेराबंदी के मामले में, रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग है, रामेश्वर शर्मा, ये सारे के सारे लोग इतने बोलने के मामले में इतने गोपाल भार्गव तो वैसे भी चर्चा में रहे हमेशा। हाँ, निश्चित रूप से पुराने खिलाड़ी हाउस के अंदर। जी हाँ, वो तो विवाद का सूत्रपात करने से लेके और उसको हवा देने तक में भी उनकी सक्रियता काफी रही। तो इन सारे चेहरों के चलते मुझे नहीं लगता कि संख्या बल ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक हो पाएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि सदन में आपको घमासान के बहुत रोचक नजारे देखने मिल सकते हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर एक अच्छे विपक्ष की तरह हावी हो सके, इसकी गुंजाइश फिलहाल तो कमी नजर आती है। अच्छा, आपने पिछले 15 सालों में बीजेपी के गौर किया हो यदि, तो कांग्रेस की खैर जो भी संख्या रही हो, लेकिन जब भी कांग्रेस ने आक्रामक होने की कोशिश की, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा सत्ता पक्ष ने आक्रामकता दिखाई है विपक्ष के प्रति। और कल शिवराज सिंह चौहान ने भी फिर यही आह्वान किया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि क्योंकि 15 साल का एक तजुर्बा ऐसा बीजेपी के पास है, कांग्रेस के शासनकाल में विधानसभा का सत्र इस तरीके का नहीं हो पाया था कि सवाल जवाब जैसी स्थिति आती या डिस्कशंस होते। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो विधानसभा का हमारे पास जो पुराना अनुभव है वो 15 साल का वही है जिसमें बीजेपी कम संख्या के बावजूद बेहद आक्रामक रही थी और उसी आक्रामकता को अपनी ताकत बनाए हुए, क्योंकि अब तो आप सत्ता पक्ष में हैं, विपक्ष में रह के जब आप इतने आक्रामक थे तो सत्ता पक्ष में रहकर आपका ये पक्ष और ज्यादा बढ़ जाना है, आपकी ताकत और ज्यादा बढ़ जानी है, आपके
जो शक्ति संपन्नता है उसमें इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, तो बीजेपी तब और ज्यादा ताकत के साथ कल से आपको सदन में दिखेगी। और शिवराज सिंह चौहान आप देखिए, अगर ये स्पेसिफिक कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल, तो प्रकाश जी मुझे लगता है कि इसमें एक नई चीज ये देखने के लिए मिल रही है कि बाकी तो जो कुछ भी रहा है कांग्रेस का, पूर्ववर्ती सरकारों का, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, चाहे और कोई पुरानी सरकार रही हो, लेकिन अब शिवराज का फोकस है कि आओ तुम्हें तुम्हारे 15 महीने के हिसाब से ही जवाब देने की हम तैयारी में आ चुके। तो ये एक नयापन है, ये एक दिखा रहा है कि शिवराज अपने आक्रमण की धार को और तेज करके कल से विधानसभा में नजर आएंगे। लेकिन एक गौरतलब बात रत्नाकर जी और है कि पिछले 15 साल हमने बीजेपी की सरकार देखी, फिर 15 महीने हमने कमलनाथ की सरकार देखी। क्या आपको लगता है कि विधानसभा जिस चीज़ के लिए बनी है, विधानसभा की बैठकें लगातार कम होती जा रही हैं? ये कोरोना काल छोड़ दें तो कोरोना काल के पहले भी बीजेपी की जो सरकार थी उसमें जो संख्या तय होती थी बैठकों की, वो बैठकें नहीं हो पाई। और इस बार चूंकि लंबे समय बाद हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण विषय में और इसके अलावा कई सारे इश्यूज हैं जो विपक्ष उठा सकता है, तो ये सदन अपने पूरा जो तय किया गया है उस पूरा दौर में चलेगा? नहीं, इस चीज को लेकर फिलहाल कयास लगाए जा सकते हैं और कयास ये नजर आ रहे हैं कि सदन अपना पूरा समय नहीं, जैसा तय किया गया वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रकाश जी, जब आपकी तैयारियां मुद्दों को उठाने से ज्यादा हंगामा करने पर केंद्रित हों, जब आपके तेवर पहले से ही नजर आने लगे कि आप उन इश्यूज को लेकर विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लेकर आप ज्यादा समय तक स्टैंड नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप विपक्ष बात कर रहे हैं सीधी बस दुर्घटना की, ये एक हादसा था, निश्चित रूप से परिवहन विभाग की कुछ खामियां कमियां रही होंगी, लेकिन ये तो कांग्रेस के शासनकाल में भी था, ये कांग्रेस के समय पर भी हुआ था कि इसकी तमाम गलतियां सामने आने के बावजूद ये नहीं हो पाए थे कि इस विभाग को बंद कर दिया जाए। ऐसी चर्चा उठी थी परिवहन विभाग को बंद करने की दिग्विजय सिंह के समय। जी हाँ, निश्चित रूप से। तो आप एक इशू इस तरीके का लेकर आ रहे हैं। दूसरी आपकी तैयारियां पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई को लेकर, 5 रुपए किसके शासनकाल में इसके रेट बढ़े थे, बीजेपी इस बात को लेकर भी सामने आएगी। तो आपके जो दो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो कमलनाथ के समय पर भी मध्य प्रदेश की कोई ऐसी खास सुधर नहीं सकी थी। तो ये जो 3 आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, पीसी शर्मा की ही अगर बात को हम लेकर आगे बढ़े, तो तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काउंटर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास में तथ्यों के साथ साथ आंकड़े और पूर्ववर्ती गलतियों का भी इतना भंडार रहेगा कि वो निश्चित रूप से विपक्ष के आक्रमण की धार को भोतरा कर देगा। इसके चलते मुझे लगता है कि ज्यादातर समय हंगामे में ही गुजरेगा, क्योंकि कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है, शांत बैठने वाली नहीं है। उसकी भी इसी बात की पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी आक्रामकता को पूरी ताकत के साथ दिखा सके। तो इसके चलते जो व्यवधान आते हैं सदन में और उनके कारण जो कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो जिनमें अवधि भी शामिल हो जाती है, वो सब होने के मुझे तो फिलहाल पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, मैं आपके पास आता हूँ। क्या लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें मध्य प्रदेश के अंदर है इस समय, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो, एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पे कांग्रेस सरकार को बचाव की मुद्रा में ला सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार वहाँ अपना बचाव करेगी, या सरकार जिस तरह से अभी 4 राज्यों के अंदर पेट्रोल और डीजल के भले ही मामूली दाम घटाए गए हों कि ममता बनर्जी ने 1 रुपया कम किया हो या असम में कुछ पैसा कम हुआ हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष सरकार को इस दबाव में ला सकता है कि वो पेट्रोल के दाम घटाए, अगले बजट में टैक्स कम करे उसके ऊपर? देखिए भटनागर जी, बजट जो आ रहा है मध्य प्रदेश का, जैसे हम केंद्र का बजट को देखें उस आधार पर यदि हम यहाँ संभावनाएं देखें तो बजट आएगा जरूर कोरोना को देखते हुए, लेकिन वो छोटे उद्योगों को, उन लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, उन लोगों के लिए होगा जो रियायतें दी जाएंगी उसमें, जिससे रोजगार आए। जो एक थीम है उनकी आत्मनिर्भर वाली, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, उस थीम पर बजट बन रहा है मध्य प्रदेश सरकार का। तो मुझे नहीं लगता कि यदि पेट्रोल या डीजल पे भी वो प्रेशर तो वैसे दिख नहीं रहा। हमने जितने आंदोलन देखे हैं, लोग देख रहे हैं कोरोना के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी खराब हुई है, सरकार की माली स्थिति भी ठीक नहीं है। जो होता है कि जैसे हम बोलते हैं कोई यदि आप पे आक्रमण कर रहा है तो आप भी तेजी से बोलोगे, तो मुझे लगता है ये रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है भाजपा के, यदि आप पे हमले हों तो आप और उतनी तेजी से उत्तेजित होकर हमले करो। तो वो हमले जब आप करोगे उनके 15 माह की सरकार पर,
तो उनका जो स्तर होगा चीखने का या आरोप लगाने का वो थोड़ा गिरेगा, नीचे निम्न स्तर पर आएगा। जैसे हमने देखा है कि यदि सरकार बनी मध्य प्रदेश में 15 माह के बाद शिवराज जी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी मंत्रियों की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा थे, कमल पटेल थे, तुलसी सिलावट थे, जिन्होंने समीक्षा कर रहे थे 15 माह की कमलनाथ सरकार के कार्यकालों को। 6 महीने के फैसलों की समीक्षा की थी, उसमें ई टेंडरिंग का मामला आया था जिसको यूडब्ल्यू में लेके गए थे और वो अभी भी चल रहा है जांच में। तो उन जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर इस विधायक दल की बैठक के बाद वो मुद्दे उन विधायकों और मंत्रियों तक दिए गए होंगे जो उनकी कमियां हैं, ताकि वो उनको जो आरोप वो लगाएं उसके आक्रामक तरीके से जवाब दे सकें। जैसे कि रत्नाकर जी ने बताया कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए आपने बढ़ाए, जबकि आप अपने वचन पत्र में वादा करके आए थे कि हम कम करने का, आपने कम करने का वादा किया था लेकिन आपने बढ़ा दिया। तो ये मुद्दे आपको जो हैं, जो आप हमले करोगे वो आपके ऊपर ही गिर सकते हैं। अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी स्थिति में है कांग्रेस। और जो सदन की बात, जैसे आपने कहा था कि सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को एक बहाना मिल जाता है जब विपक्ष हंगामा करता है। सदन में एक तथ्यों के आधार पर बातचीत होना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी है और आप तथ्यों के साथ महंगाई पे बात रखोगे तो निश्चित तौर पर एक सरकार पर दबाव पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आप हंगामा करते हैं और अपने तथ्यों के साथ बात नहीं रखते कि राजस्थान में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है और उससे कितना नुकसान हो रहा है, हमारे प्रदेश को कितना नुकसान हो रहा है। लोग पेट्रोल डीजल वहां से ले रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो इसका अंतर बताएंगे आप, शराब में क्या खामियां हैं आपको, किस तरह से राजस्व घाटा हो रहा है। यदि कांग्रेस तथ्यों के साथ बात रखेगी तो मुझे लगता है पब्लिक में भी उसका मैसेज अच्छा जाएगा और सरकार पे भी एक दबाव बनेगा। लेकिन होता क्या है कि आपने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, साइकिल से आ रहे हैं, आपने एक सदन में हंगामा किया और वॉकआउट किया, तो सदन की कार्रवाई लगातार सुचारू रूप से नहीं चल पाती। इसका फायदा सत्ता पक्ष उठाता है, उसी आधार पर वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता अपने काम फटाफट कराकर। यदि आप अच्छे से बहस करेंगे निश्चित तौर पर सदन चलेगा। ब्रजेश, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि हंगामा होता है हाउस के अंदर और फिर सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है। अगर आप याद करेंगे तो बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में लगातार हर विधानसभा का सत्र ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ा और वहाँ पे जनता से जुड़े जिन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो बातचीत नहीं हो पाई। और जिस तरह का सरकार का रवैया आज है, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार को घेरेंगे। तो असल में जनता के जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कतरा रहे हैं? निश्चित तौर पर कतरा रहे हैं, दोनों हमाम में नंगे जैसी स्थिति है। और हम देखते हैं जो पब्लिक को हम दिखाते हैं भटनागर जी और जो नेता करते हैं, अंदर खाने में मैनेजमेंट से चलता है सदन। आपकी मैनेजमेंट व्यवस्था कैसी है, आप दूसरे से विपक्ष फ्लोर मैनेजमेंट, हाँ फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है उसमें माहिर है भाजपा। नरोत्तम मिश्रा इसके उस्ताद है, संसदीय कार्य मंत्री है। तो वो किस तरह से मैनेज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के लोग जब सर्वदलीय बैठक होती है तो बात अलग करते हैं कि नहीं सदन चलने देगा, वहां जाके वो सदन की बैठकें कम करने के लिए राजी हो जाते हैं, मुद्दों पर राजी हो जाते हैं। ये हमने पिछली बैठकों में भी कमलनाथ खुद राजी हो गए थे, कमलनाथ खुद राजी हो गए। तो आप देखिए कि ये जो फ्लोर मैनेजमेंट की जो रणनीति है, जो पब्लिक को दिखाने के लिए जो विपक्ष अलग कहता है कि बाहर शोर शराबा करेगा कि हमारे मुद्दों की सुनवाई नहीं हो, और अंदर सरकार से सांठगांठ करते चलता है, जबकि उसको जनता की बात रखनी चाहिए, वहां जनता के हित में बात करनी चाहिए। उन कानूनों पर जो विधेयक आते हैं उन पर अच्छी बहस करनी चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। लेकिन वो विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर जिस भी तरीके से प्रभाव में आता हो, चाहे फ्लोर मैनेजमेंट हो, आपके संबंधों के आधार पर हो या आपके और अन्य शुभ लाभ हो, आप उस आधार पे बहक जाते हो और आप बहस नहीं करते हो, वो चीजें सब पार हो, तो बाद में आप शोर मचाते हो कि हमारी बात नहीं सुनी गई, सदन नहीं चलने दिया। ऐसा हम भाजपा में भी देखते हैं, कांग्रेस में भी देखते हैं। लेकिन जब आपको जवाबदार बनना होगा, आपको पब्लिक अब सब समझदार हो गई, वो जानती है कि आप कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। तो कथनी करनी में जो अंतर है, नेताओं को समझना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना, हर बात आपकी बाहर आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं, तो पब्लिक तक पहुंच रही है, वो समझदार है। और इसका वो परिणाम फिर इसके बाद चुनाव में हम देखने को मिलता है। देखिए आप मंत्री तक हार जाते हैं, विपक्ष इस तरह कम होगा। एक बार आपको मौका दिया है, आप ताकत से अपनी बात रखिए, हर मुद्दे पे सरकार को घेरिए, निश्चित तौर पर पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी बनेगी और आपको एक बार फिर मौका मिल सकता है। देखिए रत्नाकर, ये बजट सेशन है और बजट सेशन के अंदर सरकार जब बजट रखती है तो हर विभाग की बजट मांगों पे अलग से चर्चा होती है और उस चर्चा में विपक्ष को भरपूर मौका मिलता है कि वो सरकार की कमियों को गिनाए, अपने प्रस्ताव रखे, सुधार के प्रस्ताव दे। लेकिन हम लंबे समय से देख रहे हैं कि जो चर्चा होती है बजट पे, अलग अलग विभागों की चर्चा होती है,
उसमें सदन में विपक्ष के विधायक ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी बहुत कम मौजूदगी उस दौरान रहती है और बड़ा एक नीरस से वातावरण में औपचारिकता होती है। और यही हमने दिग्विजय सिंह की सरकार में भी देखा था, जब बीजेपी विपक्ष में थी, नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा थे, तो इन मुद्दों पर बड़ी गंभीर चर्चा होती थी। तो असल में विधायकों को अगर सदन में भाग लेना है, चर्चा में भाग लेना है, तो जिस होमवर्क की ज़रूरत होती है, क्या वो आज के विधायकों में उसकी आदत दिखाई देती है आपको? निश्चित रूप से उस तरीके की आदत को तो पूरी तरीके से सप्रयास खत्म किया जा चुका है। आप एक बात का ख्याल रखें कि जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक को दिग्विजय सिंह ने एड्रेस किया था। क्या कहीं से भी किसी भी एंगल से ये बात सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों को इस बात के टिप्स दिए कि किस तरीके से सदन में उन्हें पेश आना है, मंत्री होने की जिम्मेदारी पूरी करनी? नहीं, दिग्विजय सिंह ने टिप्स दिए थे विपक्ष की घेराबंदी से आपको कैसे बचना है, कड़े जो सवाल आएंगे, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते हैं, उनके जरिए जो सरकार की घेराबंदी की जाती है, तो आपको उससे कैसे बचना। और सिर्फ ये बात मैं दिग्विजय सिंह के संदर्भ में ही नहीं कह रहा, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम दूसरों की बात करें, बीजेपी की बात कर लीजिए, क्या कभी उस कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में आपने कहा कि बहुत अच्छी बहस होती थी, लेकिन उसके बाद जब यह हुआ कि आप 15 महीने विपक्ष में रहे, तब कभी क्या बीजेपी में इस तरीके की बात हुई कि विधायकों को सदन में होमवर्क करके पढ़ के आने की ताकीद की गई हो, उनको कहा गया हो कि आप इसको अपने विषय को बहुत मजबूती के साथ में रख सकें? वो दौर खत्म हो गए प्रकाश जी, जब करुणा शुक्ला बोलने के लिए खड़ी होती थी और पत्रकार गैलरी ठसाठस भर जाती थी, भले ही वो किसी भी विषय पर बोलने के लिए खड़ी हो रही हो। कैलाश विजयवर्गीय बोलते थे, कैलाश विजयवर्गीय, चौधरी राकेश सिंह, ये सारा दौर बोलते थे, तो ये सुंदरलाल पटवा, बिल्कुल गंभीर लोग थे। आप देखिए, सुंदरलाल पटवा जब छिंदवाड़ा का लोकसभा का बाई इलेक्शन जीते थे और पटवा जी ने जो अपनी स्पीच दी थी जाते जाते सदन से, वो ऐसी मतलब ऐसा माहौल था कि पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थिति थी वहां पर, और वो सारी चीजें खत्म हो गई, बोलने वाले नहीं रहे, पढ़ने वाले नहीं रहे, अब तो बस खाना पूर्ति चलती है, इसलिए सारा तिरोहित तो हो रही सारी चीजें। ये जैसे हम विधानसभा की लाइब्रेरी भी देखते हैं भटनागर जी, तो पहले हमें जो बड़े वरिष्ठ विधायक होते थे वो पढ़ते हुए वहां दिख जाते थे। आज की आप में जाइए, सूनी पड़ी रहती है वहां, या तो कोई किताबें लेने जाता है, वहां पे पढ़ते नहीं और लगातार उपस्थित नहीं होते विधायक। यदि सीखने की आप परंपरा सीखेंगे, सदन में उपस्थित रहेंगे, तो बोलना कैसे जाते हैं, सवाल कैसे उठाए जाते हैं, मामले कैसे उठाए जाते हैं, हर बार प्रबोधन होता है। जब नई विधानसभा का वो होता है, जब नए विधायक आते हैं, बाकायदा प्रबोधन होता है, उनको बताया जाता है कि आप सदन में आइए, कैसे व्यवहार करना है आपको, लोगों की बात आपको किस तरह से सदन में उठाना है, ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज की। लेकिन हम देखते हैं उपस्थिति लगातार कम होती जा रही। कई बार तो ऐसा होता है सवाल के लिए नाम पुकारते हैं और वो विधायक गायब रहता है। तो ये जो नए लड़कों में या नए विधायकों में जो नई सीखने की जो परंपरा आ गई है, उसके लिए निश्चित तौर पर विधानसभा को कोई ऐसे नियम या वो उठाना चाहिए कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिस तरह भाजपा अपने विधायकों को प्रशिक्षण दी जाती, क्योंकि जो लोगों की बात बाहर रख सकें, सदन की जो संचालन की जो विधि है वो सिखा सकें उनको, किस तरह से मुद्दे रखें, सही तथ्यों के साथ रखें, और जो बहसें होती हैं, वो चर्चा जो होती है वो सारगर्भित हो, इस तरह की शिक्षा उनको देनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग की एक व्यवस्था सदन को करनी चाहिए, विधानसभा को करनी चाहिए। चलिए, अब विधानसभा की जो चर्चा होगी वो तो अभी यार लंबी चलेगी और पूरे सत्र में हम विधानसभा पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें समय और इजाज़त नहीं देता है, तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बेंचों से चलने वाले सियासी तीर किस किस को घायल करेंगे, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा। सदन का गर्भगृह किन किन घटनाक्रमों का साक्षी बनेगा, यह देखना भी रोचक हो सकता है। फिलहाल प्रकाश भटनागर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।